सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और ये सेशन ना बड़ा आम सा सेशन है। इसमें क्या ही मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि कैसे पेपर हल करना है। कोई पहली दफा तो नहीं पेपर दे रहे हैं। इससे पहले कितने को पेपर दिए हैं, ये तो आखिरी पेपर है इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है, ये आम सी बातें, ये कॉमन बातें, ट्रस्ट मी। सो जो लोग सोच रहे हैं कि हम सेशन क्विट कर दें, प्लीज सेशन क्विट ना करें, ठीक है। और वंस आई विल कंप्लीट ऑल माय स्लाइड्स, आप मींस एक बेहतर बेहतर पोजीशन पे होंगे एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, सारा एग्जाम सिर्फ नॉलेज बेस्ड है? मतलब तुम में से जो जिसको भी अच्छा सा पढ़, जिसने भी बहुत अच्छी तैयारी की है, वो पास हो जाएगा? 18 को तुम्हारा पेपर है। हम्म। क्या 100% सिर्फ स्टडी ही फैक्टर फैक्टर है कि तुम लोगों को पास करा दें? आयशा, आयशा इज वेरी गुड स्टूडेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी है आयशा आपकी। शिवाना ने ज्वाइन किया। Mhm. आई एम वेरी हैप्पी विद यू मलीहा एंड शिवाना। तुम तीनों मेरी, है ना, एप्पल ऑफ माय आईज हो फ्रॉम दिस बैच। इंशाल्लाह तुम पास भी होंगे और फिर ज्वाइन भी करना मैड होम को। आई रियली नीड मोटिवेटर्स लाइक यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो शिवाना फिर सुनेगी बाद में डिटेल्स। बाकी भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इन तीनों का नाम इसलिए लिया है कि मैक्सिमम मैक्सिमम कीज इन्हीं की वजह से रिव्यू हुई हैं। सो क्रेडिट गोज टू यू पीपल। चलो, अम, अच्छा मैं कहाँ थी, मैं तुम लोगों को बोल रही थी कि 18 को इंशाल्लाह तुम लोगों का एग्जाम होगा, तुम सब अपेयर होंगे और आई बिलीव आप लोग पास भी होंगे। लेकिन क्या वही लोग पास होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है? नहीं, जो आपने आंसर भी कर दिया। बहुत अच्छा पढ़ना ही गारंटी नहीं है एग्जाम पास करने की। एग्जाम को टेक्निकली अप्रोच करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टेक्निकल चीज़ें, इनका ताल्लुक नहीं है पढ़ाई से, इनका ताल्लुक है थोड़ा सा कॉमन सेंस से। और और इसके अलावा अम, जो आपकी ओपीडी प्रैक्टिस है, आपकी ओटी प्रैक्टिस है, या इमरजेंसीज की प्रैक्टिस है, वो भी है। क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग के 200 एसबीएस विल कम फ्रॉम सिलेबस। ऐसा नहीं होता। हमेशा 8 और 10 से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, एलियन से, मतलब सिलेबस से भी नहीं होते, ऐसे ही आ जाते हैं उठ के। बस उनका मकसद यही होता है कि कोई 100% ले ना ले। तो वो जो 10 क्वेश्चंस जो हर दफा आते हैं, सिलेबस से नहीं होते, अब उनको उनकी रीडिंग सोर्स नहीं मिलता, तो वो अच्छे होते हो आप लोग अगर आप कॉमन सेंस आपकी अच्छी है या आपने ट्रेनिंग अच्छी की है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि और भी बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं। रात को आप में से कोई नहीं नींद पूरी करेगा, तो नो मैटर हाउ एक्चुअली वेल ही हैज और शी हैज स्टडीड, लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पाएगा रियल टाइम पे सिनेरियो को ना, क्योंकि नींद की कमी है। सारा तो ब्रेन वर्क ही होगा ना 18 को। या अगर आप ने अच्छा नाश्ता नहीं किया, दैट कैन बी इशू। और ये कॉमन इशू जो है, और जो कि मुझे खुद में से भी बड़ा शिकवा है इस बात का, और वो ये है कि यार मैं हमेशा हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में मैं आखिरी लड़की होती हूँ जो पहुँचती हूँ। और यहाँ मेरे हार्ट रेट पहुँचा हुआ होता है। गलत हाल में एंटर हो गई, सीट नहीं मिल रही, हब्बड़ दब्बड़ चल रही होती है, क्योंकि अब पहुँचती ही आखिरी टाइम पे हूँ। और ये ना एक आदत बन जाती है कुछ लोगों की। तो अल्लाह ने बचाया, अभी तक मुझे कोई देखना नहीं पड़ा सवेयर कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन हमेशा मुझे ये लगता था कि अगर मैं पहुंच जाती ना एग्जामिनेशन हॉल में 10-15 मिनट्स इवन बिफोर, आइडली इट शुड बी 30, तो पोटेंशियल मेरे स्कोर में का अच्छा होने का ज़्यादा ही होता। ये मुझे एक, मैं अपनी पर्सनल सी बात शेयर कर रही हूँ। और ये जो हैबिट है, ये सिर्फ पेपर के साथ नहीं है। मुझे बच्चों की पीटीएम में जाना हो, मैं लेट ही होती हूँ, किसी इवेंट में जाना हो लेट होती हूँ। तो ये जो पर्सनालिटी हैबिट्स है ना, ये होती है हर इंसान में। लेकिन मैं अपनी इस आदत से बहुत तंग हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड वो ग्रेजुअली ठीक भी हो रहा है, ठीक है। मतलब 5 मिनट पहले पहुंच रही हूँ, कहीं 10 मिनट पहले पहुंच रही हूँ। वन डे आई विल बी आइडियल पोजिशन, मैं 30 मिनट्स बिफोर पहुंचूंगी। तो ये जो टाइम पे ना पहुंचना है ना, या एंड टाइम पे पहुंचना है, ये भी टेक्निकल इशू है। और स्पेसिफिकली ऐसे एग्जाम्स में जिसमें आप आपकी हार्ट रेट का नॉर्मल होना, मोतदिल होना बहुत ज़रूरी है।
ब्रेन काम नहीं करता, टैकिकार्डिया चल रहा है और फिर और वो फ्लाइट वाले एड्रेनलिन इधर रिलीज हो रहे हैं, कॉर्टिसोल पीक पे है, इतना फिर वो काम नहीं होता आपका माइंड, प्रोसेसिंग आपकी डाउन हो जाती है। यू विल एग्री? मारिया, नुशीन, सना, संतोषी, जियाओमी। आवाज ही नहीं आ रही, चलो। जान छुट्टी। किसी को आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके ओके, चलो। तो जिनको आ रही है तो उनके लिए गुड, और जिनको नहीं आ रही प्लीज प्लीज अब माइक ठीक कर लो। लगाया हुआ है कोई हेडफोन तो उतार दो, नहीं लगाया तो वो लगा लो। ठीक है, सिग्नल जहाँ अच्छे आ रहे हैं वहाँ चले जाओ, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ना। और ज़्यादातर चीज़ें मैं टीचिंग सेशन नहीं ले रही, मैं वो टेक्निकल इश्यूज बताऊंगी आपको, कि अगर आप वो मिस्टेक्स ना करो तो डेफिनेटली विद यूअर ऑब्वियसली बैकग्राउंड मेडिकल नॉलेज आप अच्छा स्कोर करने वाले हो इन कमिंग अप एग्जाम, राइट? तो अभी आप सब भी एग्री करोगे, सिर्फ अच्छा पढ़ना ही पेपर नहीं पास कराएगा, बल्कि आपने अच्छा सोना है, अच्छा खाना है, ठीक है, और टाइम पे पहुंचना भी है। देन एवरीथिंग विल, ऑल थिंग्स विल बी ऑन बैलेंस्ड पोजीशन। जब हर चीज आपकी बैलेंस्ड, बॉडी की बैलेंस होगी ना, देन यू विल योर वर्क, योर ब्रेन विल वर्क एंड इट विल वर्क मोर बेटर। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सेशन से पहले एक क्वेश्चन में उलझी हुई थी, एंड इट वाज एक्चुअली क्वायरी, इट वाज, मैं तुम लोगों के जरा ब्रेन चेक करना चाहती हूँ, और मैं हमेशा भी जो टीम वर्क पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, आई डोंट बिलीव कि हमेशा मैं ही ठीक होती हूँ, ठीक है? वी ऑल आर ह्यूमन, वी कैन बी एक्चुअली रॉन्ग, और लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, इवन आफ्टर पोस्ट एफसीपीएस, राइट? चलो, तो एक सिनेरियो है ऑब्स्ट्रक्टेड पाइलोनेफ्राइटिस का, हो जाता है ना प्रेगनेंसी में, ऑब्स्ट्रक्शन तो हो ही जाती है, राइट साइड पे हम देखते हैं ना, काफी दफा भी हो जाती है। तो एक पेशेंट है, राइट साइडेड पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है उसको बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कंप्रेशन, फीवर है उसको, फ्लैंक पेन है, और आपके पास वो आई है। सो व्हाट इज योर सुटेबल मैनेजमेंट प्लान? जस्ट इमेजिन एंड लेट मी नो। हाँ, तो राइट। अच्छा, फिर चॉइसेस मैं तुम्हें दे देती हूँ। एक है स्टेंटिंग, और दूसरी है एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक्स एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। डॉक्टर जैनी सेड रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन। ओके आयशा, अपनी तुमने मैनेजमेंट चेंज कर लिया एंड स्टेंटिंग पे आ गई हो। स्ट्रॉन्ग की कौन सी है वैसे? स्ट्रॉन्ग की कौन सी है? हम्म, स्टेंटिंग है। मसला तो ऑब्स्ट्रक्शन का ही है ना, वो नहीं, वो तो अब भी उसने ऑब्स्ट्रक्शन करा दी है, जिसने पाइलोनेफ्राइटिस करा दिया है। अब पाइलोनेफ्राइटिस में तो एंटीबायोटिक्स देनी है, एडमिट करना है, ये तो हम सबको पता है। क्या एंटीबायोटिक्स देके वो ठीक हो जाएगा? हो तो सकता है वैसे कुछ जगहों पे ठीक। मैं खुद वैसे तंग हूँ इस क्वेश्चन से, मैं भी बस सोच ही रही थी मैं क्या करूँ। चलो, फिर हमें ना अपने बस बनाने पड़ेंगे इसमें ना, बस ये बनाने पड़ेंगे कि अगर इफ दे आस्क व्हाट इज योर इनिशियल स्टेप, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, तो इट मेक सेंस कि अभी तो स्टेबलाइज करो ना, पाइलोनेफ्राइटिस इमरजेंसी है मेडिकल, बल्कि मैं तो कहूँगी अब सर्जिकल बन चुकी है। एडमिट करो, एंटीबायोटिक्स दो, फीवर डाउन करो, हैं स्टेबल करो इसको।
and after this she will definitely need stenting. अच्छा क्या लगता है ये पेशेंट पोस्चर से ठीक हो जाएगी? पोस्चर ठीक करा दो, लेफ्ट लेटरल करा दो, राइट पे ऑब्स्ट्रक्शन है। नहीं ठीक होगी। नो 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 नो। ये तो मेरे ज़हन में अभी आया, अभी तो मैं इसको फिर गूगल करती हूँ। अपॉलॉजी फॉर दिस। तुम लोग भी देखो ना। हम्म। हाँ। वो कहते हैं कि राइट साइड पे तो होती है फिजियोलॉजिकल हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड इट इज कॉमन। ठीक है, ड्यू टू मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ द यूरेटर बाय द ग्रेविड यूट्रस एंड हार्मोनल इफेक्ट ऑब्वियसली। तो अगर वो कह रहे हैं स्टोन है या कोई यूरेटेरिक कंप्रेशन है रियल बिकॉज ऑफ ट्यूमर या मैस, तो फिर पोस्टल चेंज से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। However, some women experience symptomatic relief when lying on the contralateral side to the affected kidney. ठीक है। तो नाइस तो बोलती है कि सिर्फ पोस्चर चेंज अलोन इज नॉट सफिशिएंट in this obstructed pyelonephritis because of pregnancy, or definitive management will require actually यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसमें वो करेगा यूरोटेरिक स्टेंटिंग, या वो भी फेल हो गई तो मे बी नेफ्रोस्टमी। मेक सेंस? मेक सेंस? हाँ, सपोर्टिव केयर में ही आ जाएगा। चलो तो अब एक्चुअली इफ आई विल से कि यही सिनेरियो है, ये ऑब्स्ट्रक्टेड पाइलोनेफ्राइटिस का प्रेगनेंसी में राइट साइड पे हो गया। अब देखो अब तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, फिजियोलॉजिकल से पैथोलॉजिकल बन गया क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस करा दी। तो स्टेप वाइज मैनेजमेंट तो यही है, एडमिट करो, एवी एंटीबायोटिक्स दो, स्टेबल करो। ठीक है। तो अगर वो स्टेप वाइज ही पूछते हैं तो गो लाइक दिस, एवी एंटीबायोटिक्स एंड कंजर्वेटिव केयर। बट इफ दे आस्क डेफिनेटिव वन, और अगर मैं ये कहूँगी सुटेबल वन भी या अप्रोप्रिएट भी, देन इट विल बी एक्चुअली स्टेप वाइज कि आप यूरोलॉजिकल कॉल करो फॉर स्टेंटिंग या फिर मे बी नेफ्रोस्टमी, वो उसकी मर्जी है। मेक सेंस? ओके। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस। अगर थैंक यू फॉर योर इसी मैं इसी क्वेश्चन को सोच रही थी, इस पे पहुंची नहीं थी, बट विद योर डिस्कशन मुझे की मिल गई है। थैंक यू वेरी मच। अब हम स्टार्ट करते हैं टुडेज सेशन, और एग्जाम में भी ऐसे ही लॉजिकल सोचना है। ट्रस्ट मी, दोनों कीज अच्छी हैं। हमने कब कहा है कि एंटीबायोटिक नहीं देंगे, और हमने कब कहा स्टेंटिंग नहीं करेंगे। दोनों कीज ही आ जाती हैं, और सीपीएसपी का तो एक्चुअली ये फेवरेट स्टाइल है। बिल्कुल राइट और लेफ्ट पे लाके छोड़ देता है, और आपको समझ नहीं आती कि अब क्या मैं करूं। तो फिर आपने यहाँ कॉमन सेंस यूज करनी है, और फिर अपने स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना है कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं। व्हाट इज द बज एक्चुअली, व्हाट इज द हिडन हिडन एजेंडा तो नहीं, व्हाट इज द रियल एजेंडा एक्चुअली। तो फिर आप इजीली चले जाओगे टुवर्ड्स योर एक्चुअल की। ठीक है। बस चेंज करने से की चेंज होगी। सो you can do it and you are going to do it. Good luck from my side and you will inshallah pass this exam. जो लोग पहली दफा एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपके 200 एसबीएस होंगे। एसडीएस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मैं बताती हूँ अब क्या पढ़ना है। अक्सा, अब इसीलिए तो मैंने आज का सेशन कंडक्ट किया है कि यही बताना चाहती हूँ कि लास्ट 2 डेज कैसे यूज करने हैं। और आपका जो एज पेपर है वो 2 आवर 30 मिनट का होगा। 30 मिनट के दरम्यान में ब्रेक होगी, और फिर सेकंड पेपर होगा 2.5 घंटे का कह लो, या 150 मिनट का कह लो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हार्डली आपको 1.5 मिनट मिल रहा है ना। राइट, यही है ना। और आपको दोनों पेपर पास करने हैं। 75% उन्होंने सेट की हुई है परसेंटाइल ना, वो आपने लेनी ही लेनी। तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन को की शक्ल देखते ये आता नहीं है,
तो उसको ना आप स्किप कर दो पहले ही 10 सेकंड्स में। लेकिन अगर आपको लगता है आपको आता है और आफ्टर 1 मिनट आपको लगा कि नहीं ये शायद मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगी, मुझे इसको रिव्यू करना पड़ेगा, तो जो की भी आपकी बनी है उसको मार्क ज़रूर करो बट मूव ऑन। एंड पे टाइम मिलेगा तो फिर उसको रिव्यू कर लीजिएगा। मतलब एक क्वेश्चन पे बैठे नहीं रहना आपने, फर्स्ट गो में बैठे नहीं रहना। अभी तो 100 क्वेश्चंस आप वाला पेपर कर रहे हो ना, पहला पेपर कर रहे हो, लेट्स अज्यूम। तो इसमें से आपने कोशिश करनी है जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करें, चाहे वो 50 क्यों ना हो, 50 आपको नहीं आते, चलो मान लिया, ठीक है? तो आप जो 50 आपको नहीं आते, उनमें से मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, 25 ऐसे हैं जो आपको पार्शियली आते हो और पार्शियली आपको थोड़ा-सा उन पे डाउट है, और 25 स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नहीं आते, आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही वो क्वेश्चन पॉपअप होगा स्क्रीन पे, उसको उसी वक़्त आपने मूव ऑन करना, स्किप करना है। ठीक है? तो आप उसी वक़्त ही उसको स्किप कर दें, क्योंकि ये आपके जो 1 मिनट है ना, जो उसके बाद भी तो स्किप ही करना है ना, ये बच जाएगा। फिर इसका अपना टाइम मिलेगा ना आपको 1 एंड हाफ मिनट का एंड पे, फिर आपने स्किप भी नहीं करना, फिर तो की बनानी है ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हिच आई वांट टू से। यहाँ से टाइम बच जाता है क्योंकि बाज़ू का क्वेश्चन आता भी नहीं है, उसको पूरे 5 मिनट देने के बाद स्किप करते हो, और फिर भी नहीं तुम लोग की को करते सिलेक्ट, उसको फ्लैग करके जाते हो कि बाद में देखूँगा। फिर क्या फ़ायदा होगा एक क्वेश्चन पे 5-6 मिनट लगाने का, बाद में भी देखना है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहली अटेम्प्ट में जो अच्छे से आते हैं वो 50 के 50 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने पहले सॉल्व करने हैं, और जो 50 में से आपको एक टॉपिक तो कभी पढ़ा ही नहीं, उसको फर्स्ट 5 सेकंड में स्किप करो, और जो टॉपिक पढ़ा है और एट 60 सेकंड पता चला कि ये की नहीं बन पा रही, तो उसको बस मार्क करो, की ज़रूर मार्क करो बट मूव ऑन। क्योंकि पॉसिबल ये है कि मेबी आपको टाइम ही ना मिले दोबारा उस क्वेश्चन पे आने का, तो की तो एटलीस्ट मार्क होगी ना। इस क्वेश्चन पे इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो आपने मार्क ज़रूर करनी है। जिस क्वेश्चन को 1 मिनट पढ़ लिया ना, उसकी की मार्क करके जाना वाजिब है आप लोगों पे। बाद में रिव्यू कर लीजिएगा, फ्लैग कर देना ना। गॉट इट? तो ये टेक्निकल बातें हैं जो जो अगर आप यूटिलाइज़ करोगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो स्कोर आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है? यार ओवरथिंक नहीं करना। यूजुअली एक्चुअली आपकी कॉमन सेंस ही बता देती है कि कैसे करना है। कुछ चीज़ें आप आपसे हज़म ही नहीं होती, है ना? कुछ चीज़ें तो हज़म ही नहीं होती। तुम लोग अपना क्रैश कोर्स का तैयारी वाला टाइम याद करो। कुछ कीज़ ऐसी थी जो तुमसे हज़म ही नहीं हुई। तुमने बार-बार मुझे टैग किया, राइट? और जब तक तुम लोगों की कॉमन सेंस और लॉजिकली उस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया गया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, किया था एक्सेप्ट? बताओ मुझे। सना, मरियम, रोशीन, नहीं किया ना? नहीं, हो ही नहीं सकता। हम एक्चुअली पार्ट 2 कैंडिडेट्स इज़ वेरी वाइज़ कैंडिडेट, नोबडी कैन फूल हिम, हर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने ओवरथिंकिंग नहीं करनी, कोई फूल की पिक नहीं करनी। जो 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 आपका सेफ गेस है, आपको लगता है ये की है, तो यार बस वो की है। फिर उस पे इतना ज़्यादा बैठना नहीं है, ठीक है? ओके। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी एंड पे 1 पेज लास्ट डे चेकलिस्ट, और मॉड्यूल वाइज़ बताऊँगी। मैंने एक्चुअली अपनी कॉपी पे नोट किया हुआ है, इसकी पीपीटी पे अभी ऐड नहीं किया, लेकिन आफ्टर टेकिंग ऑल स्लाइड्स मैं फिर उसको एंड पे बताऊँगी, जो आप पूछ रहे थे कि कौन से टॉपिक्स हमें करने चाहिए, ठीक है? ओके। अभी कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि लाइक एल्गोरिथम बेस हैं, वो तो मैं साथ-साथ बता रही हूँ, लेकिन मॉड्यूल वाइज़ मैं एंड पे बताऊँगी। लास्ट टॉपिक्स जो एल्गोरिथम बेस्ड हैं, वो अर्ली प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं शायद मैंने ये टॉपिक्स अपने आप को रख के बनाए हैं। एज़ अ कैंडिडेट मुझे जो तंग करते थे, मैं भूल जाती थी पीयूएल का एल्गोरिथम, एक्टोपिक में वैल्यूज़, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की वो जो एंटीबायोटिक्स हैं स्टेप वाइज़, एंटीबायोटिक्स से नहीं, मैनेजमेंट जो है, ड्रग्स हैं स्टेप वाइज़, और मोलर की जो स्कोरिंग है, अभी भी भूल जाती हूँ।
तो ये जो है ना, ये ज़रूर आपने लास्ट 48 आवर में रिवाइज़ करना है। मतलब ये तो वो इम्पोर्टेंट कार्ड्स हैं या एल्गोरिथम है, जो कि आप लास्ट 48 आवर में रिवाइज़ करोगे, तो आप उन कैंडिडेट से बेहतर हो। यू आर गोइंग टू स्कोर हायर 10-15% फ्रॉम दोज़ कैंडिडेट्स जो ये लास्ट 48 आवर में रिवाइज़ नहीं करने वाले। परसेंटेजेस को तो गोली मारो, बिल्कुल नहीं करने परसेंटेजेस, ये याद भी नहीं रहते। तो वही परसेंटेजेस आपको याद रहने वाले हैं जो मोस्ट कॉमनली आपने अपने रिकॉल्स की प्रिपरेशन पे किए हैं, और वही रिपीट होते हैं। इसके अलावा अगर आता भी है कोई, तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। लाइक ऐसे क्वेश्चन का कोई क्या ही कर सकता है? कोई कर सकता है ऐसे क्वेश्चन का? जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा वो वीबैक वाला, हमने हमेशा 0.5% रप्चर पढ़ा है। वो आ गया 74 और 22 74 10,000 में। मतलब आप खुद सोचो, इस तरह के क्वेश्चंस पे टाइम ज़ाया करना चाहिए याद करने के लिए? इस तरह की परसेंटेजेस पे नहीं ना। तो आपने कौन सा 100% लेके पास होना है, 75 ही लेना है। तो वो जो 25 है ना, वो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो ह्यूमनली हमसे पॉसिबल भी नहीं है, हम इतना रिटेन नहीं रख सकते। ठीक है, हमें 0.5 ही याद रहेगा। और अगर तुम लोगों को 0.5 भी याद रहता है, तो रियल एग्जाम में 0.5 की बेस पे आप इजीली एक्सक्लूड कर सकते हो। यू कैन रीच टिल 74। अगर नहीं भी पहुंचते, तो सिर्फ आपने ये क्वेश्चन खराब नहीं किया, सब आप जैसे ही हैं। ठीक है, तो इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। और इस तरह के क्वेश्चंस ना तो आपको आपकी ये आपकी 75 की प्रोपोर्शन में आने भी नहीं चाहिए। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लाइक 75 बाय एनी मीन यू आर गोइंग टू मेक, जिसमें परसेंटेजेस ना हो। ठीक है, लास्ट टाइम वैसे मुझे पता है मॉर्निंग एफसीपीएस में कुछ ज़्यादा परसेंटेजेस आई थी, और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। चलो, एंटीनेटल में ना जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है, वो आई विल से मस्ट से रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स। यार एसजे का तो कोई इलाज ही नहीं है। अब एक्चुअली ये दो, एक तो ये है ही इतनी मनहूस, दूसरा इसका ये नहीं पता चलता ओल्ड करनी है न्यू करनी है। लेकिन एक कॉमन गैस यही करना है कि भाई मैं दोनों नहीं कर सकता। लाइक यू कांट डू बोथ ऑफ दीज, ट्रस्ट मी। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने दोनों की हैं। लाइक 6 6 इयर्स तक मैंने ओल्ड किया, जैसे ही न्यू आई आई ट्राई टू कंपेयर देम, बट वो इतना हौच पौच था, वो कंपेयर नहीं हो पाया। फिर मैंने स्किप कर दी ओल्ड बिल्कुल ही, एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन द न्यू वन। और ये आई भी 2024 में है, और बहुत टाइम गुजर चुका है इसको आए हुए। या तो एसडीए से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आएगा तो वो डुएबल होगा। लाइक इसमें इस तरह से आपको फंसाएंगे नहीं कि डिस्क्रिपेंसी हो। इट विल बी डुएबल बाय एक्सक्लूजन की एज वेल। और अगर ये मुश्किल है, तो फिर ये सबके लिए ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो एक ही करो। ये मैं कभी भी नहीं कहूँगी ये 2 करो, हर हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी न्यू गाइडलाइन आए तो हमेशा कंपेयर करो। लेकिन एसजी एक्सेप्शन है, बिकॉज़ ये कंपेयर भी नहीं होती, कंपेयर हो ही नहीं सकती। टाइम ऑफ डिलीवरी 39 तक पहुँचा हुआ है, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो आई अंडरस्टैंड योर मिज़री हियर, और मैंने इसको कंपेयर करने की कोशिश हुई, आई पैथेटिकली फेल्ड हियर। तो व्हाई टू वेस्ट टाइम यार। ठीक है, सिर्फ एसजीए के रिस्क फैक्टर्स पढ़ो। ठीक है, एसजीए डायग्नोज होने से पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और वंस इट इज कंफर्म्ड आईयूजीआर बन चुका है, तो क्या करना है। वो 2 टेबल्स हैं जो बार बार में हमने किए हैं इस कोर्स में, और बस वो ही करनी है। ठीक है, कट ऑफ डिलीवरी टाइम एसजीए का भी, ओप्स कोली, डायबिटीज, हाइपरटेंशन में हमेशा 1-2 कार्ड्स इसके बना के तुम्हें लास्ट डेज में भी रिवाइज कराती हूँ, थ्योरी में भी कराए थे, वो ज़रूर कीजिएगा। आता है इसमें से प्रीविया क्रीटा आवाजा प्रीविया, 1-2 क्वेश्चन हमेशा से आते हैं इसमें से। और स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है लाइक कंबाइंड है या एमनियोसेंटेसिस है, ये आपने ज़रूर रिवाइज करना है। और यहाँ मैंने मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों को अगर बताया जाए हाउ यू विल कंफर्म डायग्नोसिस, तो इसका मतलब आपको लगता है डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है। स्क्रीनिंग भी स्टेप वाइज एक टूल है, जिसमें हमारा मकसद डायग्नोसिस कंफर्म करना ही होता है। ठीक है, तो गो स्टेप वाइज। बाकी या तो वो आपसे पूछेंगे, अगर डायग्नोस्टिक पूछेंगे तो डायग्नोस्टिक की क्लियर इंडिकेशन होगी कि प्रीवियस कुछ ना कुछ हो चुका है, एक स्ट्रॉन्ग सा सॉफ्ट टिश्यू मार्कर होगा। या वो लिखेंगे वी ओनली वांट डायग्नोस्टिक टेस्ट, नो स्क्रीनिंग एट ऑल, देन पिक डायग्नोस्टिक। अगर वो लिखते हैं हाउ यू विल कंफर्म डायग्नोसिस, वो स्टेप वाइज स्क्रीनिंग ही स्टेप वाइज अप्रोच है टू कंफर्म एनीथिंग। गॉट इट?
बाकी मैटरनल मेडिसिन में अ, ये जो प्री कंसेप्शन चेक्स हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट है भाई। अगर एक पेशेंट, अब मैं यहाँ तुम लोगों को छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं सब चलो तुम कहोगे फिर टीचिंग सेशन शुरू हो गया। ओके, चलो मैं तो अपने आप से पूछ लूँ, क्या मुझे ये क्वेश्चन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? और आंसर आ गया, यस करा दो, ठीक है। एक 10 वीक्स पे पेशेंट आ गई है, सिर्फ़ प्री कंसेप्शन चेक के लिए मैंने ये क्वेश्चन मैंने सोचा है कि हम करें, कि 10 वीक्स पे पेशेंट आ गई है और एपिलेप्सी है उसको 10 इयर्स से, और लास्ट फिट उसको पड़ा है एक्चुअली 4 मंथ्स बिफोर। मैडम ने कंसीव कर लिया है और 10 वीक्स प्रेग्नेंट है, 10 वीक्स प्रेग्नेंट है ना? तो क्या करना है इसका? एमडीडी, या मैं कहूँगी कि न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दो या फिज़िशियन को रेफ़र करो, या फिर फोलिक एसिड दो 10 5 mg। हाँ, 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 5 mg फोलिक एसिड। तो कहोगे मैडम ने सारे बोला क्वेश्चन। अभी एक बहस चल रही थी मेरी इसी क्वेश्चन पे। ओके, 5 mg फोलिक एसिड देंगे पूजा, सैड सना से अब यहाँ हम फँस गए हैं, मैं खुद भी एग्री करती हूँ, देने तो काम तो दोनों ही करने हैं, यही करोगे ना? क्योंकि लास्ट फिट 4 मंथ बिफोर पड़ा है, ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, ऑप्टिमाइज़ तो नहीं है। इसको किसने कहा था तू 4 महीने का फिट पड़ा हुआ कंसीव करके बैठ जा? शी शुड बी ऑप्टिमाइज़ एक्चुअली 2 ईयर फ्री तो होना चाहिए था ना टाइम। तो फोलिक एसिड भी ठीक है, लेकिन फोलिक एसिड से फ़ायदा किसका है? बच्चे का, बेबी। और न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दिया तो किसका फ़ायदा है? मदर का। डोज़ ठीक करेगा, चेंज करेगा उसको। हुँ? और प्रेगनेंसी की फिज़ियोलॉजी से मेबी ज़्यादा भी करनी पड़े उसको। मुझे तो लगता है इसमें बेबी का भी फ़ायदा है। तो अब बताओ। हुँ? अगर ये ऑप्टिमाइज़्ड प्रेगनेंसी होती, हमारी मर्ज़ी से कंसीव किया होता, तो ये 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड अभी भी ले रही होती और ऑब्वियसली थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेती, है ना? लेकिन ये ऑप्टिमाइज़्ड नहीं है। अगर ये कार्डियक भी होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाली 10 वीक्स पे आ गई है, उसको फोलिक एसिड थोड़ी ना देंगे 400 माइक्रोग्राम, उसको तो रेफ़र करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। 10 वीक्स ना भी होता, चलो 8 वीक्स है, 6 वीक्स है, तब भी फिर भी ऑप्टिमाइज़्ड केसेज़ में जो आपके डोमेन भी नहीं है, दिस इज़ नॉट योर डोमेन, एपिलेप्सी हमारी डोमेन नहीं है। हमारी डोमेन तो यही है ना कि एक ऑप्टिमाइज़्ड पेशेंट प्रेग्नेंट होके आए, हम उसको फिर देखेंगे प्रेगनेंसी के लिए अलोंग विद एमडीडी, है ना? मैं तो यहाँ ख़ैर आई विल सजेस्ट यू गो अगेन स्टेप वाइज़, ऑप्टिमाइज़्ड नहीं है, वही प्री कंसेप्शन चेक है, एमडीडी अप्रोच है, ठीक है? दोनों कीज़ ठीक हैं, दोनों कीज़ ठीक हो सकती हैं, हमेशा फिर अपनी कॉमन सेंस ऐड करो, अपने दिल से पूछो कि मुझे ये इस मैनेजमेंट में फ़ायदा जो हो रहा है वो किसको हो रहा है ज़्यादा? अगर ओब्स का केस है, बच्चे को या माँ को? और अगर कहीं से माँ की ट्राई एजिंग आती है तो गो विद दिस, और अगर बस ही बच्चे के लिए है, तो फिर बोल जाओ माँ को। तो यहाँ आपने बस देखना है। अच्छा देखो, प्री कंसेप्शन चेक्स बहुत ज़रूरी हैं, कार्डियक के, एपिलेप्सी के, डायबिटीज़ के, कब HbA1c मंथली करानी है, कब नहीं करानी, और आरएफटीज़ की क्या वैल्यूज़ हैं, कब आपने कंसीव करना है, नहीं, दिस इज़ दे आर वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? तो आपने हर मेडिकल डिसऑर्डर के ना प्री कंसेप्शन चेक्स देखने हैं, और कितने ही कोई मेडिकल डिसऑर्डर हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक, थायराइड, एपिलेप्सी, बस यही है हमारे जो मोस्ट कॉमनली एग्ज़ाम में आते हैं। और इन्हीं चारों पाँचों की लेबर केयर है। किसी में पीपीएच हो गया, कोई दवाई देनी है, कोई नहीं देनी, किसी में इंड्यूस करना है, किसी में शॉर्ट ट्रायल देना है। कॉन्ट्रासेप्शन भी सबकी यूकेमैक्स से आपको पता है, राइट? थैलेसीमिया में कोई मसला नहीं है, बट सिकल सेल है तो ओसीपीज़ आउट हो चुके हैं। तो ये आपने देखना है इस नज़र से ना, आप रिवाइज़ तो करोगे मैटरनल मेडिसिन, लेकिन आपने एम्फसाइज़ प्री कंसेप्शन चेक्स पे, लेबर केयर पे और यूकेमैक पे करना है, दैट्स इट। लेबर पोस्टपार्टम केयर में इतना कोई बड़ा है, ये पॉसिबल है ये करना रिवाइज़ 48 आवर में? नहीं। लेकिन फर्स्ट स्टेज डिले, सेकंड स्टेज डिले आपने ज़रूर करना है, ठीक है? इसके अलावा इनके सारे एल्गोरिथम्स हैं ओब्स इमरजेंसीज़ के।
ब्रीच है, पीपीएच है, शोल्डर डिस्टोशिया, एक्लम्शिया, हेमाटोमास, वीबेक के इंडिकेटर्स, इंडक्शन, बिशप, ये इंपॉर्टेंट मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, ये आपने ज़रूर देखनी है। अगर आप इस तरीके से अपने 48 आवर यूटिलाइज़ करते हो, तो आप 10% ज़्यादा स्कोर करने वाले हो उन बच्चों से, जो ये इन 48 आवर में रिवाइज़ नहीं करेंगे, राइट? जो थ्योरी ग्रुप में हैं, वो क्विकली अपनी ई-बुक्स खोलें, ठीक है? और सिर्फ़ जो मेरे मेरे कार्ड्स हैं, लाइक टेबल्स हैं, वो रिवाइज़ कर लें। और यू कैन इजीली रिवाइज ईच मॉड्यूल इन 2 to 3 आवर, आप कर सकते हो। और जो क्रैश कोड में, उनको तो मसला ही नहीं है, अपने के ग्रुप्स ओपन करें और मीडिया में जाएं और कार्ड्स आर देयर, राइट? और जिन्होंने सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन लिया है, वो लास्ट मिनट रिवीजन की फाइल्स हैं, वो गो थ्रू कर लें। जिस भी कोर्स में आप हों, मैंने एम्फेसाइज किया है कि आप कि ये चीज़ें मिस ना हो, ठीक है? ओके, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का क्या है? लेट मी टू रीड। मैडम, इन्फेक्शन, मैटरनल, एसटीआईज। एसटीआई के भी कार्ड्स हैं, बल्कि मैंने तो बड़े बलबूटे लगाए हुए हैं बैच जब पढ़ाई थी तुम लोगों को। इजंट इट? मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आपके के ग्रुप में नहीं है, आई विल पोस्ट। थ्योरी वालों के पास तो उनकी ई बुक है, एंड दिस इज द बेस्ट वन। हाँ, इसमें ज़रूर ये देख लेना, गोनोरिया, गोनोरिया, पेनिसिलिन, एलर्जी माइल्ड है या सेवियर है, या सिफिलिस में पेनिसिलिन एलर्जी माइल्ड है, सेवियर है, या जीबीएस में पेनिसिलिन एलर्जी माइल्ड है, सेवियर है। तीनों की एंटीबायोटिक हैं डिफरेंट, ठीक है? ये आता भी है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं स्कोर्स पे, जिसमें बिशप ज़रूर रिवाइज़ करें, लेबर डिलेज़, सीटीजी, सीटीजी पे ज़रूर देखना है, सस्पिशियस है तो क्या करना है, पैथोलॉजिकल है तो क्या करना है। बट मेक श्योर, कुछ सीटीजीज़ ऐसी होती हैं जो होती पैथोलॉजिकल हैं, लेकिन फिर भी उनमें हम स्टेप वाइज़ जाते हैं लेफ्ट लैटरल से। और कुछ स्टेजेस पैथोलॉजिकल होती हैं, जैसे अब्रप्शन सवेयर हुई हुई है, मेकोनियम के साथ हैं, या रप्चर होने वाला, उनका कोई स्टेप वाइज मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि उनको करेक्ट ही नहीं किया जा सकता, उनकी कॉज ऑब्वियस है। यू कांट रिवर्ट मेकोनियम, यू कांट रिवर्ट रप्चर, यू कांट रिवर्ट एक्चुअली। और क्या मैंने बोला था तीसरा, जो भी था, कुछ काजेज रिवर्ट नहीं होती, उनमें स्टेप वाइज नहीं है। मतलब रप्चर वाला पेशेंट पैथोलॉजिकल सीटीजी है, उसमें आपने लेफ्ट लैटरल नहीं करना, ओटी लेके भागो, ठीक है? हाइपर सिमुलेशन रप्चर में अगर ओटी नहीं है, तो फिर टुकोलोसिस यू कैन कंसीडर, लेकिन लेफ्ट लैटरल नहीं है इसमें। बाकी मैं हर पैथोलॉजिकल सीटीजी में यू कैन ऑप्ट लेफ्ट लैटरल। गो स्टेप वाइज एंड रीड स्टेटमेंट केयरफुली, वो पूछ क्या रहे हैं। समटाइम तो वो पूछते ही नहीं है स्टेप वाइज, वो पूछते हैं आप बेस्ट सूटेड सूटेड प्लान बताओ। तो यहाँ यहीं से आपको समझ आएगी। देखो, जो दो दो कीज आपको तंग करेंगी ना, जो दो कीज आपको तंग करेंगी, जिसमें मे बी एसिडिटी में लेफ्ट लैटरल और हाइड्रेशन है, और दूसरी में कैटेगरी 1 सेक्शन है, तो इसमें आपने स्टेटमेंट ही पढ़नी है, वो ही आपकी हेल्प करेगी, ठीक है? इंसियन का क्यों कहते हो ऐसे मुझे, मैं क्या बताऊँ इंसियन, यू, क्या इंसियन में मसला है? इंसियन का तो एक टोग आर्टिकल है, ठीक है? दो क्वेश्चन मुझे पता है सीपीएसपी पे आते हैं, वो स्ट्रोक से पूरे नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी वी हैव कवर्ड। जैसे प्रीटर्म में, प्रीटर्म विद ट्रांसवर्स में तो लिखा हुआ है जीटीजी में मिड लाइन दें, स्किन पे मिड लाइन दें, मैंने इसका रेफरेंस भी काफी दफा शेयर किया हुआ है। ट्रांसवर्स है और प्रीटर्म है, इट्स बेटर यू कैन गो मिड लाइन इवन ऑन स्किन। यस। अच्छा, इसके अलावा यूट्रस पे इंसिजन, अब टीचिंग सेशन शुरू हो जाएगा। देखो, अगर सर्विक्स पे इतना बड़ा फाइब्राइड है, उसमें भी मिड लाइन क्लासिकल आ गया। एक्रीटा है, मिड लाइन क्लासिकल। प्रीविया प्लस एक्रीटा है, मिड लाइन प्लस मिड लाइन ही आएगा। और अगर ओनली प्रीविया है, इसमें मिड लाइन नहीं आएगा, इसमें आपने ट्रांसवर्स ही देना है यूट्रस पे, ठीक है? बेबी जल्दी आउट करना है, ये आपने करना होता है। और इसके अलावा इसमें कार्ड जल्दी क्लैंप करनी होती है। जल्दी कार्ड क्लैंप कब कब करते हैं? डायबिटिक में भी करते हैं, वी डोंट वांट एक्चुअली पॉलीसाइथीमिया। रिससिटेशन केसेस में भी जल्दी करते हैं, इन्फेक्शन में भी, एचआईवी में भी जल्दी करते हैं, प्रीवियस में भी जल्दी करते हैं। बस यही एक्सेप्शंस हैं। तो चलो छोड़ो, फिर में सर्विक्स पे ट्यूमर है, या फाइब्राइड है, क्रीटा प्लस प्रीविया है,
इन पे तो मिड लाइन क्लासिकल हो गए। अब प्री टर्म में ना आप लोग अक्सर कहते हो कि ये लो वर्टिकल या लोअर सेगमेंट वर्टिकल, यही यहीं तंग होते हैं ना। लोअर सेगमेंट वर्टिकल, देखो लोअर सेगमेंट प्री टर्म बिफार 28 तो बना ही नहीं, तो लोअर सेगमेंट तो आउट ही हो गया। तो लोअर सेगमेंट वर्टिकल ठीक नहीं है। हाँ, लो वर्टिकल प्री टर्म पे ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आप वर्टिकली दे रहे हो लेकिन प्रॉपर क्लासिकल नहीं दे रहे। मैंने आप लोगों को तस्वीर भी पोस्ट की थी इसकी। इसी को बोलते हैं डीली। ठीक है, तो लो वर्टिकल इज ओके बट लोअर सेगमेंट वर्टिकल इज नॉट ओके फॉर प्री टर्म लेबर। और हमने ये भी कहा था कि चूंकि लोअर सेगमेंट ही नहीं बना प्री टर्म लेबर में, तो इन इन लोगों का सेफ साइड पे जो चॉइस है वो हमेशा यही है कि इलेक्टिव सेक्शन हो। इनमें वीबैक का ट्रायल भी नहीं देते, क्योंकि लोअर सेगमेंट नहीं बना तो इंसिजन तो ऊपर सेगमेंट पे आया है ना, रप्चर ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। बाकी व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल कि ऑन्कोलॉजी में स्टेज एंड स्टेज वाइज ट्रीटमेंट मैंडेटरी है, क्वेश्चन आना ही आना। हर कैंसर की एक फेवरेट इन्वेस्टिगेशन है। जैसे जैसे ओवरी की सीटी है, एंडोमेट्रियम की और सर्विक्स की एमआरआई है ना। रिकरेंसिस की अपनी है, उसमें पैट सीटी आ जाता है। तो ये आपने केयरफुली देखनी है और इसके लिए कार्ड्स आर एनफ। और ये कार्ड्स आपको पता है किधर है। इफ यू आर इन थ्योरी कोर्स दे आर इन योर थ्योरी ई बुक्स, एंड इफ यू आर इन क्रैश कोर्स दे आर इन योर के ग्रुप्स, right? Or even if you are in actually last minute, they are here as well. बाकी जनरल गाइनी में HMB वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे 3 सेंटीमीटर पे क्या करना है और मोर देन 3 सेंटीमीटर पे क्या करना है, अब्लेशन कब करनी है और एम्बोलाइजेशन कब करनी है, बहुत मिक्स होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 3 सेंटीमीटर से छोटा फाइब्राइड है और कैविटी डिस्टॉर्ट नहीं हो रही, आप इसमें एब्लेशन कर सकते हो। कैविटी डिस्टॉर्ट हो रही है, आप एब्लेशन एब्लेशन नहीं कर सकते। कैविटी डिस्टॉर्ट हो रही है और लेस देन 3 सेंटीमीटर है, आप ना ही माइरिना रख सकते हैं। राइट, ओके। एमेनोरिया के कार्ड्स हैं, प्लीज रीड देम। when to go for FSH, when to go for ultrasound, what is definitive like cardio। अगर आपको स्टेप वाइज बताना चाह रहे हैं, ऑलवेज पिक FSH। आपको एक सिंड्रोमिक पिक्चर दे रहे हैं, देन गो फॉर कैरियोटाइप, देन इट विल बी द फर्स्ट लाइन। जैसे अभी कुछ हमने कहा स्मॉल टेस्टीज हैं, लॉन्ग टॉल मेल है, इनफर्टिलिटी में ओलिगोस्पर्मिया से आया है, तो इस पूरी पिक्चर में कैरियोटाइपिंग पिक होती है। ठीक है, राइट। और अगर वो इस पूरी पिक्चर में आपको लाइक सिर्फ बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया है, लाइनी फिल्टर की पिक्चर नहीं देते, देन अगेन it will be only FSH, but read carefully. Uterine anomalies, you know when to do 3D hysteroscopy, when to do MRI, you know well, and we have practiced a lot during your course. And fertility algorithm very important, genetics pedigree very important, और कंसेंट फॉर FCPS कमिंग आपके जो एग्जाम्स हैं इसमें बहुत ज़रूरी हो चुका है। दैट्स वाई हमने क्लिनिकल गवर्नेंस डेडिकेटेड क्वेश्चंस किए हैं इसके। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो जो अगर आप अच्छे से इन 48 आवर में रिवाइज करते हो, आप 10-15% स्कोर हाई करने वाले हो एज कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट जिन्होंने इसको रिवाइज नहीं किया। बाकी सब में कुछ फाइब्राइड लेस देन 3 सेंटीमीटर एब्लेशन नहीं हो सकती, नो सैरिश नो। एब्लेशन 3 सेंटीमीटर के फाइब्राइड पे होगी बट इंट्राम्यूरल पे होगी। कैविटी डिस्टॉर्ट, एब्लेशन भी आउट। बाकी इन बस अच्छा खाना खाओ, जंक फूड्स नहीं खानी, बाहर का खाना नहीं खाना, पेट खराब नहीं करना, और नींद तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे बच्चे सोते हैं ना वैसे। ओके, ओके। 8 आवर, 6 to 8 आवर मैंडेटरी है। बाकी फिर भी नींद नहीं आती। वैसे मुझे शुरू शुरू में जैसे आई मैम दे दिया, FCPS दिया, वो मेरे शुरू के दिन थे, उनमें तो मुझे नींद नहीं आती थी। बाद में जो बाकी पेपर दिए, MRCP के, MRCOG के, तब मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और तब मैंने खुद से कोप अप करना सीख लिया था स्ट्रेस को।
तो अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी खैर। लेकिन आप जिस भी लेवल पे हो ना, नींद बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़ियोलॉजिकल मेथड से आ जाती है, रिलैक्स होके, नमाज़ पढ़ के, किसी फैमिली मेंबर से बातचीत करके, या किसी फ्रेंड से ना बात करना, वो जो और ही तंग करेगी आपको और डरा देगी और स्ट्रेस्ड हो जाएगी, उससे नहीं करनी बात। अम्मा-अब्बा से कर लेना। अच्छा ठीक है, अब तो नींद आ ही जाती है, नहीं आती तो बस पीसीएम से स्टार्ट करो, पीसीएम आप फेल हो गई तो लैक्सोटिनल, अगर इंडक्शन भी का मसला है, और अगर पैल्पिटेशन ज़्यादा होती है तो फिर इंट्राल। आप बस बेड के मुताबिक ठीक करें, लेकिन सोना बहुत ज़रूरी है। हाँ, डॉक्टर हीरा, ऐसे क्यों लग रहा है कि सब मिक्स हो गए? नहीं यार, ये तो सबको लगता है, एवरीवन नोज़ लाइक दिस, सबको ये फ़ील होता है। ये 4 साल तुम लोगों ने ट्रेनिंग की है और ये इतना आईएमएम पास किया हुआ है, इतने डिसर्टेशंस लाए, तुम लोगों को आ जाएगा, ट्रस्ट मी। अगर तुम मुझे, मैं अभी भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूँ, तुम आंसर कर दोगे। आई नो, अभी भी नहीं भूलता। घर से निकलने से पहले बस रात को तो अपने कपड़े वगैरह आप तैयार करके ही सोना, सुबह ना मसला हो, अपनी रोल नंबर स्लीव्स, कपड़े, सब चीज़ें तैयार हो। और जाने से पहले ना एक कोल्ड सैंडविच, गर्मियाँ भी है ना, बना के साथ ज़रूर लेके जाना। वहाँ खाना-पीना इतना वैसे वैसे अब मिलता है खाना? हमारे दौर में तो बड़ा अच्छा मिलता था, बिरयानी और मटन-शटन। मैंने सुना है अब नहीं देते ये। मरियम, मैं तुम लोगों की टीचर हूँ और मैंने 2018 में अपना एफसीपीएस किया था और उससे मुसलसल मैं पढ़ा रही हूँ। आप लोग 1 दफ़ा पेपर देते हो, मुझे 4 दफ़ा एफसीपीएस का पेपर देना होता है। 2 दफ़ा तुम लोगों का साल में थ्योरी होती है और 2 दफ़ा टॉक्स होता है। ठीक है? और मुझे खुद पल्पिटेशन हो रही होती है जब तुम लोगों की तैयारी चल रही होती है, पेपर चल रहा होता है। अ, दिमाग नमाज़ में भी कीज़ ही आ रही होती है और बहुत सारी कीज़ तो मैं नमाज़ में ही ठीक करती हूँ कि नहीं, अब मैं नमाज़ के बाद उनको हैशटैग करेक्टेड लिख के बताऊँगी कि नहीं, ये नहीं है। नहीं, इट्स नॉर्मल, डोंट वरी। याद करोगे तुम वो दिन। पिछले क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स जो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंसल्टेंट हैं, तो वो मुझे अब मैसेजेस कर रहे होते हैं कि लास्ट क्रैश कोर्स याद आ रहा है आपके साथ, कितना अच्छा टाइम था और अब तो इतनी बोरिंग लाइफ हो गई है। बल्कि इमीडिएटली आफ्टर पासिंग एफसीपीएस वो कहते हैं, मैडम कोई पेपर बता दें जो हम करें, हमें तो पढ़ना है। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शुरू करें। नहीं, नहीं, हम अब एमआरसीपी का बताओ, एमआरसीजी का बताओ, लाइक हम मोमेंटम में या फेज़ में, मतलब डॉक्टर को तो अच्छा ही लगता है, वो हर व्यक्ति पढ़ता है। एडमिट कार्ड घर नहीं आया, पोर्टल वाला यूज़ हो सकता है। हाँ, पोर्टल वाला भी हो सकता है यूज़। वो आप वैसे तो कोशिश करें, आप एड्रेस उनको ईमेल करके बोल दें एड्रेस पे नहीं आया, तो कैन आई यूज़ दिस पोर्टल वन? बट पोर्टल का भी यूज़ हो जाता है। जितने भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनके एडमिट कार्ड घर नहीं आते, पोर्टल पे ही आते हैं। कोई बात नहीं मुनज़्ज़म, मैं रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। ये तो वैसे भी यूट्यूब पे भी जाएगी, तो वेबसाइट के बगैर भी मिल जाएगी। अच्छा, तुम्हें मैंने पूछा था, खाना देते हैं वो लोग अब? बैक इन 2000 से देते थे। अब देते हैं या नहीं? यस, देते हैं। क्या होता है मेन्यू में? एंड पे देते हैं दोनों पेपर्स के बाद? ये दरमियान में? अच्छा सेटअप होता है, ओके। अच्छा, पेपर 1 के बाद टी मिल जाती है? ओनली बॉक्स इन द एंड मिलता है, फातिमा से एंड बिस्किट्स मिलते हैं। यार अगर पेपर 1 के बाद टी मिल जाए तो ये तो बड़ी ब्लेसिंग है। हमें नहीं मिलती टी, खाना मिलता था, टी हमें खुद ही ढूँढनी पड़ती थी। जो लोग कॉफ़ी लवर हैं वो तो साथ ही लेके आते थे साशे, गर्म पानी लेके उसमें सब डालते थे। नहीं, नहीं, अगर तुम लोगों ने टी कॉफ़ी वाला चस्का है ना, उसके बगैर मेरा तो दिमाग नहीं चलता खैर। तो साथ लेके जाओ। ये जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि अपना मील साथ लेके जाओ। तो अगर सीपीएसपी खाना दे देती है तो वेल एंड गुड, मत लेके जाओ। जिन सेंटर्स में मसला है, अच्छा खाना नहीं है या आप हर तरह का खाना नहीं खाते बिकॉज़ ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़, तो अपना अच्छा-सा हेल्दी स्नैक बना के ले जाओ, ठीक है? 2 पीसीएम की टैबलेट्स भी ले जाओ, क्योंकि वो पेपर 1 के बाद ले लेंगे तो अच्छा फ़ील करेंगे, एग्ज़ॉस्टेड नहीं होंगे। वाटर बॉटल वैसे तो वहाँ भी होती है, लेकिन अपने पास ही रख लो, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, पीसीएम इज़ मस्ट। पीसीएम इज़ मस्ट।
हाँ, हेडेक हो जाता है, और जो सेकंड पेपर से पहले का टाइम है ना, उसमें डिस्कशन नहीं करनी। मैं मुझे याद है, एक दफा मेरा आईएमएम का पेपर था और सेकंड पेपर में मैं सेकंड पेपर में से पहले जो दो लड़कियां, तीन, वैसे तो भाई दोस्तें अच्छी कहाँ से मिल जाती हैं, मुझे तो कभी इस तरह नहीं मिली। अच्छा, तो वो तीन चार लड़कियां थी और बैठी, वो बस वो एक बस देती थी, फटाफट की बताती थी, और मुझे लगता था पेपर ही चेंज हो गया, मैंने तो ये क्वेश्चन ही नहीं देखा। तो आई डोंट नो उनका क्या बना, शुक्र है मैं पास हो गई। लेकिन यार उन्होंने बड़े बड़े टाके काट दिया, क्योंकि जो चीज़ वो आपस में डिस्कस कर रही थी मैंने वो मार्क नहीं की थी, और सेकंड पेपर में मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड थी। अब 30 मिनट में कुछ क्या ही कर लेना है, थोड़ा सा नमाज पढ़ लो, चाय पी लो, और किसी से गॉसिप नहीं करनी, किसी की कीज नहीं सुननी, प्लीज। हाँ। नहीं, दिमाग खराब नहीं करो, तो यू आर ब्रेव लेडीज। मैं मास्टाइटिस रिलेटेड ब्रेस्ट पेन, नेप्रोक्सिन या पीसीएम, नेप्रोक्सिन ज़्यादा बेहतर है। पीसीएम इज नॉट एक्चुअली आइडियल, अलोन पीसीएम इज नॉट आइडियल फॉर मास्टाइटिस, मैंने तुम लोगों को बताया था। दो तरह के पेन में पीसीएम से ज़्यादा फेवरेट है एनसेड। एक है एपिजियोटमी का पेन और दूसरा है मास्टाइटिस का। स्ट्रॉन्ग पेन किलर यही है। बट अगर, और मास्टाइटिस में तो पेशेंट को कौन सा प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में तो नहीं देते ना हम एनसेड, तो उसमें पीसीएम ही आता है स्टेप वाइज। बट अगेन गो स्टेप वाइज, ये ना हो पेप्टिक अल्सर हो। आयशा एज यू विल टैग मी विद दैट क्वेश्चन। ओके। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं कि ये कीज का मसला कभी नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट 6 ईयर में ना पूल सेम था। कीज रट चुकी थी, हमने बहुत वर्क किया हुआ था उस पे। हार्डली एंड पे हार्डली एंड पे जो है ना, मैक्सिमम 20 करेक्शंस होती थी। वो भी इसलिए कि लाइक ग्रे एरियाज होते थे, इट कैन बी लाइक दिस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। बट तुम लोगों की पता नहीं खुशकिस्मती है, या मैं इसको किसी और वर्ड को नहीं बोलना चाह रही। बिफोर योर एग्जाम फर्स्ट टाइम आई पर्सनली रिवाइज द होल पोल। मैं हमेशा जिद होती थी वो दो ऑप्शंस करके और एक वन लाइनर करके। मैं हमेशा सोचती थी कि वन डे आई विल वर्क ऑन एक्चुअली क्वेश्चन, कि वो टफ टाइम दें कैंडिडेट को, दो सिमिलर कीज हों जो सीपीएसपी में होती हैं, और प्रॉपर 5 चॉइसेस हो, और एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो। और पूल तो फिर एफसीपीएस का सबसे बिगेस्ट पूल है, क्योंकि एक ही साल में 8-8 तो पेपर हो जाते हैं। 8-8 तो नहीं, हाँ, 4 साल पेपर हो जाते हैं, और वो भी प्रॉपर तुम लोगों को याद होते हैं, 200 हम रिट्रीव कर लेते हैं। तो पूल पे स्टेप वन पे काम हुआ है इन योर एट योर टाइम। बट लेकिन वो नया पूल था सबके लिए, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा करेक्शन हुई है। ठीक है, लेकिन दिस इज गुड थिंग कि आप लोगों ने आइडियल सिचुएशन में इस पूरे पूल को प्रैक्टिस किया है विद रियली टू टफ कीज। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलो हो ही गई करेक्शन, एट चलो एट द एंड होगी, वी डिड ऑल। बट दिस यू पीपल आर फर्स्ट वन हु आर डूइंग दिस स्टैंडर्ड पोल। आपसे पहले सबने एक्सक्लूजन की ही बनाई थी, और वो बड़ा हमेशा पेनफुल होता था। ओके। अच्छा, मैं कहाँ थी, मैं यहाँ थी कि पीसीएम ज़रूर लेके जानी है, पानी की बोतल ज़रूर लेके जानी है, सो के ज़रूर जाना है। और आई बिलीव कि चेयर अच्छी होती होगी, लेकिन अगर आपको वाकई ही स्पाइन का मसला है तो बैक सपोर्ट के लिए वो जो मिलती हैं, जो आप अपनी ड्राइव से पहले भी, जो लोग ड्राइवर हैं उनको पता होगा, वो यूज़ करते हैं, तो वो ज़रूर ले जाना। वो उस पे वो, आप अगर टाइम से पहले जाओगे तो आप उसको, उसकी से सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगी, वो मसला नहीं करेगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10-15 मिनट्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर पे काम करने के बाद आई कवर यूज़ करना पड़ता है। होते हैं कुछ लोग, वो सब नहीं, तो वो ज़रूर अपना आई कवर ले जाएं। बाकी वाशरूम सुबह सभी पीसफुली होके जाओ, क्योंकि जब आपका स्टोमिक फुल है, ठीक है, गट फुल है, ये भी टेक्निकल रीज़न है, आप सही से सोच नहीं पाते। बाकी मेक श्योर सिस्टम वर्किंग वेल बिफोर स्टार्टिंग। टाइम पे जाओगे तो सिस्टम देखोगे ना सही से, चेयर कंफर्टेबल है, स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही, और फ्लिकर तो नहीं हो रही। ठीक है, वाइज साइड पे करके आराम से बैठो, ताकि जब पेपर हल करते हुए टांगे हिलाते हो तो वो ना हिलाने लग जाओ।
पावर सप्लाई। बाकी एग्जाम स्टार्ट करो इंशाल्लाह। 3 डीप ब्रेथ लो एंड आई मीन इट, ट्रस्ट मी। ये जो 3 डीप ब्रेथ्स है ना, ये बड़ी मैजिकल ब्रेथ्स हैं। अब तुम्हारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। मैम प्लस प्लीज बता दें, मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस में डायरेक्ट आईवीएफ करते हैं कि इस लैप्रोस्कोपिक एब्लेशन, माइल्ड मिनिमल में शुड बी लैप्रो एब्लेशन। अब मुझे तो क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा आयशा, हाउ आई कैन आंसर। और ये जो एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट है, आ, ये मिनिमल और माइल्ड में है, नॉन आईवीएफ। मॉडरेट और सवेयर, मॉडरेट बोलते हैं 3 को और सवेयर बोलते हैं 4 को, इनमें बेहतर आईवीएफ। लेकिन बाज़-औक़ात आईवीएफ से पहले भी आपको सर्जरी करनी होती है बिकॉज़ ऑफ टीवीआर, ट्रांसवैजाइनल oocyte रिट्रीवल, एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज़। बट मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा, आई वांट टू चेक। ओके, तो फिर उसके बाद आपने रिलैक्स एंड टेल योरसेल्फ यू विल डू इट। अटेम्प्ट ईज़ी क्वेश्चंस फर्स्ट, जैसे मैंने बताया 50 पहले आते हैं अच्छे से, वो पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है? जो अच्छे से आते भी हैं ना, उनको भी 2 दफ़ा पढ़ो। अभी-अभी आईएमएम का मैं एक पेपर देख रही थी, उसमें पेशेंट आई थी 32 वीक्स पे, और कोई बार 26 वीक्स पे उसको क्या हुआ था, प्रीटर्म लेबर हो गई थी, पेन था उसको, ठीक है? और उसकी ओस थी ओपन विद रेगुलर यूट्राइन कंट्रैक्शंस, राइट? और नाउ सेम पिक्चर, ठीक है? तो मैंने तो उसको जब पहली दफ़ा बनाया तो मैंने कहा ये तो 26 पे आई है, इसको तो बस टोकोलोसिस एंड स्टेरॉइड दो, है ना? क्योंकि मैंने कहा इतना ईज़ी क्वेश्चन है, 10 दफ़ा तो पढ़ाया होगा, ये यही करना है। और जब दूसरी दफ़ा पढ़ा, देन आई पिक इट कि ये वो अब तो वो 32 पे है, ये जो स्टोरी है वो 26 की बता रहे हैं। मतलब इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, और ये एरर सिर्फ़ इसलिए कि पढ़ा 1 दफ़ा है। जब आप 2 दफ़ा नहीं पढ़ते, आप डेफ़िनिटली मिस करते हो। डोंट डू दिस। चाहे सिंपल क्वेश्चन है, आपकी ईगो हर्ट हो रही है इसको दोबारा पढ़ते हुए, ईगो को हर्ट कर लो और उसको दोबारा पढ़ लो। सिनेरियो 5 अगर क्वेश्चंस ऐसे हैं तो 3 में सिनेरियो चेंज हो जाना है। मैं सारी क्वेरीज एंड पे देखती हूँ, अभी तो मुझे सेशन वाइंड अप करने दो। बाकी ज़रूर देखो, लीस्ट, एक्सेप्ट, कॉमन, बेस्ट, आपकी बहुत सारी क्वेरीज आप खुद दोबारा पढ़ते हो तो आप खुद ही पोस्ट नहीं करते होंगे कि एक्चुअली आप एक्सेप्ट को मिस कर रहे हो, आप बेस्ट को मिस कर रहे हो, आप फर्स्ट पिक कर रहे हो जबकि वो बेस्ट पूछ रहे हैं, है ना? ये भी होता है। और ये क्वेरीज, ये सारी टेक्निकल क्वेरीज हैं, ये जल्दी करना, दोबारा पढ़ते हुए सिंपल क्वेश्चन को अपनी ईगो इश्यूज आ जाना, ये इसलिए होता है। ये मत करना, और हमेशा जितना भी सिंपल क्वेश्चन है 2 दफ़ा ही पढ़ना है। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस माइट बी डिफिकल्ट, और सबके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट पैनिक नहीं होना आपने, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने तुम्हें बोला, बिल्कुल ही नहीं आता, फर्स्ट 5 से 10 सेकंड्स में स्किप करो, पार्शियली आता है 1 मिनट पे स्किप करो, ठीक है? और 30 सेकंड्स बाद में रिव्यू के लिए रखो, और वंस 1 मिनट पे स्किप कर रहे हो तो की मार्क करके स्किप करो, जो भी आती है दिमाग में एज़ पर कॉमन सेंस, ठीक है? और एक दफ़ा जब आपने अगर कॉमन सेंस बेस्ड की बनाई है तो उसको चेंज मत करो। ये होती है 90% ठीक। अज़्यूम नहीं करना, डोंट अज़्यूम कि वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। जो बज़ है वो बज़ है, वो लिखा हुआ है, ठीक है? अगेन आई एम रिवाइज़िंग, पहले स्टेप पे स्टेटमेंट पढ़ो ताकि आपको बज़ समझ आए। बज़ मुझे पर्सनली दूसरी दफ़ा पढ़ने पे समझ आते हैं, मुझे तो फर्स्ट रीडिंग पे कुछ समझ नहीं आता। और सिर्फ़ बज़ ही नहीं पढ़ने, आपने डिस्ट्रैक्टर को भी निकालना है, ठीक है? अभी मुझे अगेन मैं रोज़ ही क्वेश्चन देख रही होती हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो एक सिनेरियो आया हुआ था लेबर डिले का ही ना, उस पे वो इतना लंबा गंदा सिनेरियो था। थिंग वाज़ दैट कि एरम हुआ, और एरम के बाद जो पीवी हुई थी, वो हुई थी, पीवी हो गई थी ना, और अब इसको सिम्टो लगी हुई थी, और सिम्टो के बाद नेक्स्ट स्टेप पूछना था, ठीक है? अच्छा, ये तो खैर मैंने तो बस बताई है ना, तो उसमें उन्होंने एआरएम की पीवी पे, एआरएम के टाइम पे बड़ा ही एम्फसाइज़ किया हुआ था।
और अब पीवी नेक्स्ट कैसे होगी, लाइक पी अगर एआरएम के बाद थी पीवी तो वो तो 2 आवर की हो गई, सिंटो के बाद तो 4 आवर पे होती है। तो एक्चुअली एआरएम और उसकी पीवी सिर्फ डिस्ट्रक्टर था। अब हम सिंटो पे पहुंचे खड़े हैं, उससे आगे जाएंगे ना। तो ये एआरएम, एआरएम के सारा 2-3 लाइनों का फलसफा, उसकी पीवी जब हुई जब नहीं हुई, ठीक है, वो सारा डिस्ट्रक्टर था। बस तो रियल सिंटो था, क्योंकि सिंटो देने के बाद नेक्स्ट टाइम पूछा था पीवी का। हम्म। तो इसी तरह जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 2 दफा स्टेटमेंट पढ़नी है, बस भी आइडेंटिफाई करनी है और डिस्ट्रक्टर को भी इससे भी जान छुड़ानी है। डिस्ट्रक्टर बेस्ड कीज बहुत बच्चे बनाते हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स बन आइडेंटिफाई करेंगे क्लियरली डिस्ट्रक्टर्स को और बस वर्ड बेस्ड कीज बनाएंगे। ठीक है, जब आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, बस देख लिए, आइडेंटिफाई कर लिया डिस्ट्रक्टर, नाउ थिंक अबाउट एज पर बजवर्ड कि आइडियल डायग्नोसिस पूछा है, आइडियल इन्वेस्टिगेशन पूछी है, आइडियल मैनेजमेंट पूछी है, व्हाट दे वांट टू आस्क, और फिर चॉइसेस पढ़नी है। अगर आप ये थिंकिंग प्रोसेस का काम चॉइसेस पढ़ने के बाद करते हो, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग फ्रेमवर्क है आपके माइंड में, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। आप लॉजिकल की और एक्चुअली आइडियल की बना ही नहीं पाओगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि आप अपनी की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बनाते हो। आपको अपनी की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले थिंक करनी है। अपना थिंकिंग प्रोसेस बिफोर रीडिंग द चॉइसेस आपने यूज करना है, ट्रस्ट मी। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल स्टेप है जिसकी मैं तुम्हें बता रही हूँ, और जो लोग इसके थ्रू अपना पेपर अप्रोच करेंगे दे आर गोइंग टू मार्क मोर परफेक्ट कीज। हम्म। जैसे यही अभी शुरू में जो हमने कहा ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस का सिनेरियो है, द मोमेंट यू हैव चेक के राइट साइड हाइड्रोनेफ्रोसिस तो लॉजिकल है, लेकिन अब तो पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है, मुझे इस पे क्या करना है, आपने ऑप्शन ही नहीं पढ़ी, आपने कहा भाई मुझे तो ये पाइलोनेफ्राइटिस के लिए एडमिट करना है, इसको आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है और स्टेबलाइज करना है, और अल्टीमेटली मैंने तो उसकी स्टंटिंग करनी है, और उससे पहले मैंने रोलिस को इन्वॉल्व करना है कि थोड़ा सा भी तुम टाइम दोगे ना अपने आप को, और जब तुम वो चॉइसेस पढ़ोगे ना, तो तुम आप एक अनबाइस्ड की बनाओगे जिसपे आप पहले थिंकिंग प्रोसेस कर चुके हो। एज पर बस इनिशियल पूछ रहे हैं या डेफिनेटिव पूछ रहे हैं। इनिशियल इज एंटीबायोटिक्स एडमिशन एंड डेफिनेट इज ऑब्वियसली स्टंटिंग। और अगर इन दोनों से गुजारा नहीं हुआ तो फिर एक्सक्लूजन की बनाओ कि एज पर यूर लॉजिक क्या कंप्रोमाइज की है, लेकिन उसमें फिर आपने कैटेगराइज करना है, जो सबसे ज्यादा खराब कीज है वो निकाल दो, फिर 2 लेस बैड कीज बचेंगी, फिर उनमें जो थोड़ी सी कम फजूल है वो की बना लो। ठीक है, तो रीड लास्ट कैच। जो बड़े बड़े सिनेरियोज हैं ना उनमें आप एंड से भी स्टार्ट कर सकते हो कि वो पूछ क्या रहे हैं, वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूछ रही हैं, तो फिर आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो टाइम बच जाएगा और वो बड़े ओरिएंटेड माइंड से पढ़ोगे। देन पिक बस, देन इग्नोर एंड आइडेंटिफाई डिस्ट्रैक्टर्स, देन इमेजिन और थिंक अबाउट आइडियल सिचुएशन, नाउ रीड ऑप्शंस, नाउ वर्क ऑन चॉइसेस, एंड यू विल बी सेफ। ओके सो तो स्किप एट फर्स्ट अगर कोई चीज नहीं आती, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से टाइम बच जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट से अप्रोच करें हर क्वेश्चंस को, कुछ अनफेमिलियर भी आएंगे उसमें आप लॉजिक यूज़ करें, एलिमिनेशन यूज़ करें। ओके, एंड बाकी क्वेश्चंस छोड़ो बस। कुछ डायग्नोसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि सभी ठीक हैं और उसमें से सिंगल बेस्ट या स्ट्रॉन्ग कौन सा है। बट मेक श्योर, यस, you want to say something, Nushin?
और गॉसिप नहीं करनी, दरमियान वाला टाइम, ब्रेक का टाइम इस्तेमाल नहीं करना, लॉकर्स मिल जाएँ या लॉकर ना भी मिलें, सेफ जगह पे अपने मोबाइल, फ़ोन, चीज़ें रखें। मैं तो कहूँगी मोबाइल्स लेके ना जाएँ, गुम भी हो जाते हैं, ठीक है? या जो ड्राइवर आपको लेने आ रहा है, जो भी लेने आ रहा है, उसको एग्ज़ैक्ट टाइम बता दें और लोकेशन बता दें जहाँ से आपको वो पिक करेगा, ठीक है? तो विद फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ गो लाइक वॉरियर्स एंड बी सक्सेसफुल। आवर प्रेयर्स आर विद यू एंड थिंक अबाउट द सेरेमनी डे, क्राउन ऑन योर हेड, ठीक है? एंड देन यू विल फाइट फॉर ईच क्वेश्चन। ये पॉज़िटिव इमेजेस बहुत अच्छे होते हैं। लाइक आप अगर सीपीएसपी कॉन्वोकेशन डे की कोई भी अपनी एआई जनरेटेड पिक्चर बना के अपने मोबाइल के उस पे लगा लो ना, डीपी पे, तो इतनी मोटिवेशन मिलती है आपको ना। मैं तो ऐसे ही करती थी, लाइक मेरे दौर में तो खैर नहीं था एआई, लेकिन मेरी लाइक कोई भी इमेजिनेशन आप कर लेना कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो फिर जो छोटी मोटी तकलीफें होती है, सेक्रीफाइसेस होती हैं, वो बड़े हैप्पीली देते हो। नींद आ रही है या बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, लोग मूवीज देख रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, आप कहते हो मेरा दिन भी आएगा ना, और मुझे तो इतनी अच्छी खुशी मिलने वाली है। सो बिलीव इन यू एंड वी बिलीव इन यू। गुड लक फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ मेड होम। एंड अब मैं आपको मॉड्यूल वाइज कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। अच्छा, कुछ मॉड्यूल वाइज मैं कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ। आपने रिवाइज करने हैं, बट आपका व्यू ये होना चाहिए कि इन अर्ली प्रेगनेंसी आई एम स्टार्टिंग, एक टॉपिक में आपने वैल्यूज़ देखनी है, एक्सपेक्टेंट, मेडिकल और सर्जिकल कंडीशंस की, ठीक है? और सर्जिकल में भी कब कब लैप्रो, कब लेप्रोटमी, कब सेल्फ इंजेक्टमी एंड कब सेल्फ एंजियोटमी। हाइपरेमेसिस में आपने वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट का टेबल रिवाइज करना है। हाइपरटेंशन में आपने अगेन स्टेप वाइज देखना है कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव है प्रेगनेंसी में और कौन सी है ब्रेस्ट फीडिंग में। मैक्सलफेट की इंडिकेशंस देखनी है, ठीक है? आइडियल बीपी वैल्यूज इन प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। डायबिटीज में आपने देखना है ओटीटी की वैल्यूज, एसओजीपी की भी और नाइस की भी। इंसुलिन कब स्टार्ट करनी है, और इसके अलावा मैटरनल और फेटल हाइपोग्लाइसीमिया कैसे मैनेज करना है, और प्री प्रेगनेंसी HbA1c RFTs की क्या वैल्यूज हैं और क्या इनका इंटरवल है। इसी तरह पीपीएच का एल्गोरिथम प्रॉपर करना है। लेबर में सारी इमरजेंसीज के आपने एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं। लीकिंग में आपने स्टेरॉइड का यूज़ कब करना है, कब तक करना है, 34 के बाद हम नहीं देते, जैसे मैक्सलफेट 33+6 वीक के बाद नहीं दे रहे होते, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। गायनी में स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियल थिकनेसेस देखनी है पीएमबी में, और विद एचआरटी। फाइब्राइड मैनेजमेंट करनी है विद लोकेशन एंड साइज। पीसीओज का क्राइटेरिया और उसकी स्टेप वाइज मैनेजमेंट प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी में। कॉन्ट्रासेप्शन यूके मैक्स ज़रूर रिवाइज करना है, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट फीडिंग में ओसीपीज को देखना है। मैं तो ये बोलूँगी सिर्फ ओसीपी से रिवाइज कर लो, यूके मैक में यही तंग कर रही होती हैं। और यूरोगाइनी में ओवर एक्टिव ब्लैडर का एल्गोरिथम, मिक्स्ड का एल्गोरिथम। और इसी तरह वो जो बीपीएस का एल्गोरिथम है प्रॉपर वो करना है। ऑन्कोलॉजी में आई टोल्ड यू स्टेट एंड स्टेट बाय स्टेटमेंट। हाँ, अच्छा, ओवेरियन में वो अब आपने वो जो सारे सिस्ट हैं कि प्रेगनेंसी के सिस्ट है, प्री मेनोपाजल, पोस्ट मेनोपाजल, उनका फॉलो अप कैसे है वो जरूर रिवाइज करना है, वो टेबल है। मैटरनल मेडिसिन में वो हैव डन। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का आपने जरूर देखना है चार्ट, उसके काफ़ी टेबल्स हैं, वो जरूर आपने रिवाइज करनी है। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ एडिशनल। आप बताएं, एन इंक्वायरी अबाउट रेलेवेंट टॉपिक्स।
ओके, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों की क्वेरीज हैं, मैं देख लेती हूँ इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप। और थैंक यू वेरी मच। इन्हीं टेक्निक्स पे तुमने अमल करना है, इंशाल्लाह बेहतर आप करोगे। अगर यही मैम टॉपिक्स रिवाइज करोगे, स्कोर यू विल स्कोर हायर इंशाल्लाह। मैम ये एक क्वेश्चन था, ये जो आपने पेंसिल एलर्जिक में बताया था ना, जो गोनोरिया में हम ओफ्लॉक्सासिन आईवी मेट्रोनिडाजोल देंगे, हम्म, और उसमें जब वो क्लेमाइडिया पे पेंसिलिन रेजिस्टेंट हो तो? नहीं, डोंट, आप अपने आप को ना एग्जॉस्ट मत करें। टैग मी इन क्वेश्चन। मुझे पता है तुम किसका नाम ले रही हो, उसमें डिनेक्सल मैच था, एप्सिस के साथ थी वो, सिर्फ गुनोरिया नहीं था। तो दैट्स जी व्हाई जी, वी हैव एडनेक। पिक। वहीं टैग कर दो कि तो आई गेट बेटर आंसर। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।